नमस्कार। आज हम गहराई से पड़ताल कर रहे हैं भारत के वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी में हुए हालिया बड़े बदलावों की। ये फैसले 3 सितंबर को हुई 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए हैं और इनका असर हम सब पर पड़ने वाला है। तो आज का हमारा मिशन है ये समझना कि ये बदलाव असल में हैं क्या, इनकी जरूरत क्यों आन पड़ी, राज्यों और केंद्र के बीच क्या खींचतान चली और सबसे जरूरी आम लोगों की जेब और देश की अर्थव्यवस्था के लिए इनके क्या मायने हैं। सुनने में आया कि बैठक की शुरुआत में केरल और कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों की चिंताएं जरूर थीं, लेकिन अंत में सहमति बन गई। चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े बदलाव की, टैक्स की दरों की। सुनने में आ रहा है कि अब पहले जैसे वो 4 स्लैब नहीं होंगे। तो उनमें से 12% और 28% वाली दरों को एक तरह से खत्म करके चीजों को इन 2 मुख्य दरों में लाया गया है। इसका सीधा मकसद है जीएसटी की संरचना को सरल बनाना। ये मांग तो मतलब काफी समय से हो रही थी। अच्छा, तो ये तो सरलीकरण की बात हुई, लेकिन एक और दर की बड़ी चर्चा है जो इन 2 से अलग है। एक नई 40% की विशेष श्रेणी, ये क्या है? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है और इस पर सबका ध्यान गया है। जैसा कि स्रोत में बताया गया है, इसे आम बोलचाल में सिन टैक्स यानी पाप कर कहा जा रहा है। हालांकि देखिए, तकनीकी रूप से ये सिर्फ टैक्स नहीं है, इस पर हम शायद बाद में आएंगे। यह उन चीजों पर लगाया गया है जो या तो मतलब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानी जाती हैं या फिर जिन्हें विलासिता यानी लग्जरी माना जाता है। जैसे कि किन चीजों पर लगेगा ये 40%? इसमें सिगरेट, पान मसाला, तंबाकू उत्पाद, शराब, हालांकि शराब तो जीएसटी के दायरे से बाहर है, पर शायद उससे जुड़े इनपुट्स पर असर हो, और चीनी वाले मीठे पेय पदार्थ शामिल हैं। इसके अलावा स्रोत के मुताबिक 350 सीसी से ज्यादा इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलें, प्राइवेट जेट, महंगी लग्जरी कारें, रिवॉल्वर और पिस्तौल जैसी चीजें भी इसी 40% वाली श्रेणी में आएंगी। और यहाँ तक कि मैच के टिकट्स भी। सच में? हाँ, स्रोत में इसका भी जिक्र है। इसके पीछे सोच शायद ये है कि जो लोग इन चीजों पर पैसा खर्च कर रहे हैं, जो या तो जरूरी नहीं है या सेहत के लिए अच्छी नहीं है, तो उनसे देश के विकास के लिए थोड़ा ज्यादा टैक्स वसूला जा सकता है। ठीक है, तो ये हुई टैक्स दरों की नई दुनिया। अब बात करते हैं राहत की। कौन सी चीजें सस्ती हुई हैं या टैक्स मुक्त हो गई हैं? आम आदमी के मतलब की क्या खबर है इसमें? यह आम लोगों के लिए काफी अच्छी खबरें हैं। बिल्कुल। रोजमर्रा के इस्तेमाल की कई जरूरी चीजें सस्ती हुई हैं, जैसे खाने पीने के सामान, दूध, पनीर, नूडल्स, टॉफी, चीनी। इन पर पहले 12% या 18% टैक्स लगता था। बिल्कुल। वो अब घटाकर सिर्फ 5% कर दिया गया है? तो हाँ, इससे किचन का बजट सुधरने की उम्मीद तो है। अच्छा, और भी कुछ है इस लिस्ट में? हाँ, बिल्कुल। खेलकूद और पढ़ाई लिखाई से जुड़ा सामान, खेती किसानी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण और चीजें, कंस्ट्रक्शन यानी घर बनाने में लगने वाली सामग्री और सोलर एनर्जी से जुड़े उत्पाद, इन सब पर भी टैक्स की दरें 12% या उससे ज्यादा से घटाकर 5% कर दी गई हैं। और परिवहन, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी कुछ राहत मिली है? हाँ, वहां भी महत्वपूर्ण बदलाव हैं। 350 सीसी तक की इंजन क्षमता वाली बाइक, 3 व्हीलर, गाड़ियों के ऑटो पार्ट्स, 1500 सीसी तक की डीजल कारें, 1200 सीसी तक की पेट्रोल या गैस वाली कारें और बस जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साधन, इन सब पर टैक्स की दर पहले 28% थी, उसको अब घटाकर 18% कर दिया गया है। और एक खबर जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, बीमा प्रीमियम को लेके, वो क्या है? ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम है। जीवन बीमा मतलब लाइफ इंश्योरेंस और स्वास्थ्य बीमा यानी हेल्थ इंश्योरेंस, इनके मासिक प्रीमियम पर जीएसटी को 0 कर दिया गया है। जीरो। हाँ, यानी अब इंश्योरेंस प्रीमियम पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। और दवाओं के बारे में भी कुछ है क्या? हाँ, स्वास्थ्य क्षेत्र में एक और बड़ी राहत है। कैंसर समेत 33 गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली जीवन रक्षक दवाएं हैं ना, और कुछ जरूरी मेडिकल उपकरण, उन पर भी जीएसटी 0 कर दिया गया है। तो ये बीमा और दवाओं पर जीएसटी हटाना वाकई अहम है। इसका क्या असर हो सकता है, मतलब क्या लगता है? निश्चित रूप से बीमा प्रीमियम पर जीएसटी हटने से खासकर हेल्थ इंश्योरेंस अब थोड़ा सस्ता हो जाएगा। हाँ। तो इससे उम्मीद है कि ज्यादा लोग बीमा खरीदने के लिए प्रोत्साहित होंगे। हाँ, ये बहुत जरूरी है वैसे। बिल्कुल। भारत में बीमा की पहुंच अभी भी देखिए काफी कम है, तो ये कदम स्वास्थ्य सुरक्षा बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है। बीमा क्षेत्र के लिए तो ये एक बड़ा बूस्ट है। इन सब बदलावों को देखते हुए अब सबसे बड़ा सवाल, आम उपभोक्ता की जेब पर इसका कुल मिलाकर कितना असर पड़ेगा? क्या स्रोत में कोई अनुमान दिया गया है इसके बारे में?
हाँ, स्रोत ने कुछ उदाहरणों के जरिए समझाने की कोशिश की है। जैसे अगर कोई परिवार हर महीने किराने के सामान पर औसतन 10,000 रुपए खर्च करता है, तो इन बदलावों के बाद उन्हें महीने में लगभग 1,000 से 1,200 रुपए तक की बचत हो सकती है। ये एक मोटा अनुमान है, पर हाँ, दिशा दिखाता है। और बीमा या दूसरी बड़ी खरीदारी पर, जैसे टीवी, एसी? हाँ, तो अगर किसी का सालाना हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000 रुपए है, तो उस पर 1,800 रुपए की सीधी बचत होगी, क्योंकि 18% जीएसटी अब शून्य हो गया है। इसी तरह एयर कंडीशनर या टेलीविजन जैसी चीजें खरीदने पर लगभग 3,000 रुपए तक की बचत हो सकती है। शायद वो अब 28% से हटके 18% वाले स्लैब में आ गए होंगे। और एक बड़ा उदाहरण दिया गया है, अगर कोई 40 लाख रुपए की लागत से घर बना रहा है, तो निर्माण सामग्री और अन्य लागतों पर जीएसटी कम होने से कुल मिलाकर लगभग 1 लाख रुपए तक की बचत हो सकती है। तो इसका मतलब है कि लोगों के हाथ में थोड़ा ज्यादा पैसा बचेगा खर्च करने के लिए। बिल्कुल। और अर्थशास्त्र का सामान्य नियम है कि जब लोगों के हाथ में पैसा बचता है या चीजें सस्ती होती हैं, तो वे ज्यादा खर्च करते हैं। इससे बाजार में खपत यानी कंजम्पशन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। जैसा कि स्रोत में इशारा किया गया है, हो सकता है कि आने वाले त्योहारों में, जैसे धनतेरस पर, हमें ज्यादा खरीदारी देखने को मिले। ये भारतीय बाजार को मजबूती दे सकता है। आपने बाजार को मजबूती देने की बात की। इससे सवाल उठता है कि ये सारे बदलाव आखिर इसी समय क्यों किए गए? मतलब क्या ये अचानक से हुआ या इसके पीछे कोई बड़ी वजह है? स्रोत बताता है कि ये बदलाव अचानक नहीं है। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले से नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधारों का जिक्र किया था। लेकिन हाँ, इसकी तैयारी पहले से चल रही थी। और इसके पीछे एक तात्कालिक और बड़ी वजह अमेरिका द्वारा भारत पर लगाया गया भारी टैरिफ बताया जा रहा है। अमेरिकी टैरिफ, उसका इससे क्या लेना देना? स्रोत के अनुसार अगस्त महीने में अमेरिका ने भारत से आने वाले सामान पर 50% का टैरिफ लगा दिया। इससे भारत के निर्यात यानी एक्सपोर्ट पर बहुत बुरा असर पड़ने की आशंका है। अनुमान है कि इससे भारत को लगभग 7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। 7 लाख करोड़, ये तो बहुत बड़ी रकम है। तो क्या इसका मतलब ये है कि सरकार बाहरी झटके को, मतलब एक्सटर्नल शॉक को, घरेलू मांग से बैलेंस करने की कोशिश कर रही है? लगता तो ऐसा ही है। रणनीति ये दिखती है कि अगर बाहरी बाजार यानी एक्सपोर्ट मार्केट दबाव में है, तो क्यों ना देश के अंदरूनी बाजार यानी डोमेस्टिक मार्केट को मजबूत किया जाए। और घरेलू बाजार तब मजबूत होगा जब लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे और चीजें सस्ती होंगी। अच्छा, इसीलिए जीएसटी कटौती। हाँ, ये इस दिशा में एक बड़ा कदम लगता है। लेकिन स्रोत ये भी याद दिलाता है कि ये अकेला कदम नहीं है। सरकार ने पहले भी कुछ उपाय किए थे, जैसे 2025 के बजट में 12 लाख रुपए तक की सालाना आय को टैक्स फ्री करना। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी रेपो रेट में कटौती की थी, जिससे कर्ज थोड़ा सस्ता हुआ और महंगाई दर पर भी कुछ लगाम लगी। तो ये जीएसटी कटौती उसी पूरी रणनीति की एक अगली कड़ी नजर आती है। क्या इन सुधारों का विचार पहले भी आया था? मतलब ये स्लैब कम करने का आइडिया? हाँ, ये विचार नया नहीं है। स्रोत बताता है कि सितंबर 2021 में ही जीएसटी काउंसिल ने मंत्रियों का एक समूह बनाया था। GOM कहते हैं उसे, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जिसकी अध्यक्षता कर्नाटक के मुख्यमंत्री करते थे। इस GOM ने सिफारिश की थी कि टैक्स स्लैब्स को मिला दिया जाए, क्योंकि मौजूदा व्यवस्था बहुत जटिल है। यहां तक कि 15वें वित्त आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जीएसटी की दरों को तर्कसंगत बनाने और स्लैब कम करने की जरूरत है। तो अगर ये विचार पुराना था, GOM और वित्त आयोग ने भी कहा था, तो फिर इसे लागू करने में इतना वक्त क्यों लग गया? सबसे बड़ी रुकावट क्या थी? कहां अटक रहा था मामला? सबसे बड़ी और जटिल रुकावट थी मुआवजे का मुद्दा, कॉम्पनसेशन जिसे कहते हैं। यहीं पर आकर गाड़ी बार बार अटक जाती थी। मुआवजा, कॉम्पनसेशन, ये कैसे काम करता है जीएसटी में? जरा समझाएंगे इसे। हाँ, देखिए, जीएसटी लागू होने के बाद ज्यादातर टैक्स जैसे CGST और IGST वो केंद्र सरकार के खाते में जाते हैं। लेकिन राज्यों को भी तो पैसा चाहिए स्कूल, अस्पताल, सड़कें वगैरह चलाने के लिए। तो जब जीएसटी लागू हुआ था, तब ये तय हुआ था कि अगर जीएसटी की वजह से या उसकी दरों में बदलाव की वजह से राज्यों को उनके राजस्व में कोई नुकसान होता है, तो केंद्र सरकार पहले 5 साल तक उस नुकसान की भरपाई करेगी। अच्छा, इसी भरपाई को मुआवजा कहा जाता है। तो जब भी टैक्स दरें कम करने की बात होती थी, राज्य इस बात पर चिंता जताते थे कि उनका रेवेन्यू घट जाएगा और केंद्र उसकी भरपाई कैसे करेगा। ये बात थी। बिल्कुल।
खासकर विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य जैसा कि स्रोत में जिक्र है, झारखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, ये लगातार ये मुद्दा उठाते रहे। उनकी चिंता थी कि अगर टैक्स कम हुआ तो उन्हें कितना नुकसान होगा और केंद्र सरकार उस नुकसान की भरपाई कब और कैसे करेगी, इस पर उन्हें ठोस आश्वासन चाहिए था। और क्या नुकसान के आंकड़ों पर भी सहमति नहीं थी, मतलब केंद्र कुछ कह रहा था, राज्य कुछ और। हाँ, ये भी एक बड़ा मसला था। केंद्रीय सरकार का अपना अनुमान था कि इन प्रस्तावित बदलावों से राज्यों को कुल मिलाकर लगभग 48,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा, लेकिन राज्य सरकारें अपने नुकसान का कहीं ज्यादा बड़ा आंकड़ा बता रही थी। उदाहरण के लिए स्रोत के मुताबिक झारखंड ने कहा 2,000 करोड़, तेलंगाना ने 7,000 करोड़ के नुकसान का दावा किया। यहां तक कि HSBC बैंक ने एक स्वतंत्र अनुमान लगाया था जो 1,43,000 करोड़ रुपए के भारी भरकम नुकसान का था। बाप रे, 1.43 लाख करोड़। हाँ, तो आंकड़ों में इतना ज्यादा फर्क दिखाता है कि सहमति बनाना कितना मुश्किल रहा होगा। इसी मुआवजे के चक्कर में पहले भी कुछ फैसले अटके थे क्या? हाँ, स्रोत बताता है कि दिसंबर 2024 में हुई GST काउंसिल की 55वीं बैठक में बीमा प्रीमियम पर GST घटाने का प्रस्ताव इसी मुआवजे के मुद्दे पर अटक गया था। तब काउंसिल ने इस मामले को बीमा क्षेत्र की नियामक संस्था IRDAI के पास भेज दिया था। IRDAI ने फिर अप्रैल 2025 में अपनी सहमति दे दी कि प्रीमियम से GST हटाने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो आखिरकार 3 सितंबर की बैठक में ये गांठ खुली कैसे? कैसे बनी सहमति? क्या हुआ उस बैठक में ऐसा? स्रोत के अनुसार बैठक की शुरुआत काफी तनावपूर्ण रही। खबरें यही थी कि विपक्षी राज्य मुआवजे पर अड़े हैं और शायद फैसला न हो पाए। बैठक को अगले दिन तक टालने की भी बात उठी, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कथित तौर पर जोर दिया कि फैसला आज ही होकर रहेगा, चाहे देर रात तक बैठना पड़े। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर एक दिलचस्प मोड़ आया। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री OP चौधरी, जो भाजपा शासित राज्य से हैं, उन्होंने सुझाव दिया कि अगर आम सहमति नहीं बन पा रही है तो वोटिंग करा ली जाए। GST काउंसिल में आमतौर पर फैसले आम सहमति से होते हैं, वोटिंग की नौबत बहुत कम आती है। वोटिंग का सुझाव, अरे इसका क्या असर हुआ? जब वोटिंग की बात दोबारा उठी और वित्त मंत्री भी इसके लिए राजी दिखी, तो शायद विपक्षी राज्यों पर एक तरह का, कह सकते हैं, दबाव बन गया। स्रोत में भाजपा सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि राज्यों को लगा कि अगर वे वोटिंग में टैक्स कटौती के खिलाफ वोट करते हैं तो जनता में ये संदेश जाएगा कि वे महंगाई कम करने और आम आदमी को राहत देने वाले कदम का विरोध कर रहे हैं। ये राजनीतिक रूप से उनके लिए नुकसानदेह हो सकता था। तो क्या वोटिंग हुई फिर? नहीं, वोटिंग की नौबत नहीं आई। अंततः सहमति बन गई। केंद्र सरकार ने राज्यों को मुआवजे का स्पष्ट भरोसा दिया और एक और महत्वपूर्ण बात हुई, केंद्र ने यह भी वादा किया कि कोरोना महामारी के दौरान राज्यों के हिस्से का जो पुराना उधार था, लगभग 2.69 लाख करोड़ का, वो भी केंद्र पर बकाया था, उसे भी इस नए मुआवजे के साथ चुकाया जाएगा। इसके लिए केंद्र ने इस वित्त वर्ष यानी मार्च 2026 के अंत तक का समय मांगा है। लेकिन सवाल वही है, मुआवजे का पैसा आएगा कहां से? इतना सारा? यहीं पर उस 40% वाले सिंटैक्स स्लैब की भूमिका सामने आती है। जैसा कि स्रोत स्पष्ट करता है और वित्त मंत्री ने भी कहा है, ये 40% सिर्फ टैक्स नहीं है, इसमें असल में 28% तो बेसिक GST है और उसके ऊपर 12% मुआवजा उपकर यानी कंपेंसेशन सेस लगाया गया है। अच्छा, तो 40% मतलब 28% टैक्स प्लस 12% सेस, ये है गणित। बिल्कुल। और वित्त मंत्री का कहना है कि इसी 12% मुआवजा सेस से जो रकम इकट्ठा होगी, उसी से राज्यों के राजस्व नुकसान की भरपाई की जाएगी। तो असल में ये 40% स्लैब सिर्फ टैक्स दर नहीं, बल्कि एक, कह सकते हैं, चतुर राजकोषीय व्यवस्था है, एक क्लेवर फिस्कल अरेंजमेंट, जिसने राज्यों के मुआवजे की चिंता को शांत किया और इन बड़े सुधारों का रास्ता खोल दिया। समझ गई। तो इस तरह से मुआवजे का हल निकाला गया। और ये नई दरें कब से लागू हो रही हैं? ये नई दरें सिगरेट जैसे कुछ उत्पादों पर लगने वाले सेस के प्रावधानों को छोड़कर 22 सितंबर 2025 से लागू हो जाएंगी। तो चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। GST में एक बड़ा बदलाव हुआ है। मुख्य रूप से अब 2 दरें हैं, 5% और 18%। एक नई 40% की सिन टैक्स दर आई है, जिसमें मुआवजा सेस भी शामिल है। रोजमर्रा की कई जरूरी चीजें, खासकर खाने पीने का सामान और सबसे अहम जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम सस्ते हुए हैं या टैक्स मुक्त हो गए हैं। हाँ, और जैसा हमने चर्चा की,
ये कदम सिर्फ टैक्स प्रणाली को आसान बनाने के लिए नहीं है, इसके पीछे अमेरिका के टैरिफ जैसी वैश्विक व्यापारिक चुनौतियों के बीच घरेलू अर्थव्यवस्था को सहारा देने की एक सोची समझी रणनीति भी दिखती है। और साथ ही इसने राज्यों और केंद्र के बीच सालों से अटके मुआवजे के जटिल मुद्दे का एक व्यावहारिक समाधान भी पेश किया है, कम से कम फिलहाल के लिए तो जरूर। ये सब तो ठीक है, पर अंत में एक विचार मन में आता है। ये सारे बदलाव मुख्य रूप से खपत यानी कंजम्पशन बढ़ाने के लिए किए गए हैं, लेकिन क्या ये संभव है कि इनका असर कुछ ऐसे क्षेत्रों या उपभोक्ता व्यवहारों पर अप्रत्याशित रूप से पड़े जिनके बारे में अभी सोचा नहीं गया है? मतलब क्या इसके कुछ अनपेक्षित परिणाम भी हो सकते हैं? इस पर आगे नजर रखना वाकई दिलचस्प होगा। उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आप किताबों से जुड़ी और भी दिलचस्प बातें जानना चाहते हैं तो बुक बीट्स A to Z को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।